ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर है रीनल फंक्शन टेस्ट का पार्ट 4, जिसमें कि हम रीनल ब्लड फ्लो से रिलेटेड टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। टेस्ट फॉर रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो से रिलेटेड टेस्ट का मतलब है कि इसमें वो टेस्ट होंगे जो किडनी से होने वाले ब्लड फ्लो को मीज़र करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टेस्ट के बारे में देखते हैं, जो कि है मेजरमेंट ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो को मीज़र करने वाला टेस्ट। पैरा अमीनो हिप्यूरेट, शॉर्ट में पीएच बोला जाता है इसको। pH is filtered at the glomeruli and secreted by the tubules। पैरा अमीनो हिप्यूरेट जो होता है, ये ग्लोमेरुलस जो होता है, ग्लोमेरुलस इसको फिल्टर करता है और ये ट्यूब्यूल्स के द्वारा सिक्रीट कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी किडनी का पार्ट है और इसमें ये ग्लोमेरुलस का पार्ट होता है और इधर ये ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये आर्टरी और वेन होती हैं, जहाँ से कि आप देख सकते हैं अनफिल्टर्ड ब्लड जो होता है इंटर करता है और फिल्टर होके ये यूरिन इधर निकल जाता है और ये फिल्टर्ड ब्लड अलग निकल जाता है। इधर बोमेंस कैप्सूल और पूरा स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, उसमें जो ग्लोमेरुलस होता है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन करता है पैरा अमीनो हिप्यूरेट का, और वो जो पैरा अमीनो हिप्यूरेट है वो सिक्रीट किया जाता है ट्यूब्यूल्स के द्वारा। अगर ब्लड की कंसंट्रेशन लो है, यहाँ पे टेस्ट की बात करते हैं, एट लो ब्लड कंसंट्रेशंस दैट इज 2 mg और लेस पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा, pH is removed completely during a single circulation of the blood through the kidneys। अगर जो कंसंट्रेशन ब्लड की है लो है, जैसे कि प्लाज्मा में 100 ml ऑफ प्लाज्मा में 2 mg या लेस है ब्लड की कंसंट्रेशन, तो जो pH होता है पैरा अमीनो हिप्यूरेट होता है, ये कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, पूरा का पूरा एक सिंगल सर्कुलेशन में ही पूरा का पूरा किडनी से ये रिमूव कर दिया जाता है। ट्यूबुलर कैपेसिटी फॉर एक्सक्रीटिंग पैरा अमीनो हिप्यूरेट ऑफ लो ब्लड लेवल्स इज ग्रेट। ब्लड का लेवल अगर लो है तो पीएच का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है, ट्यूबुल्स की बहुत कैपेसिटी होती है कि वो मैक्सिमम सिक्रीशन करा सकें। Thus, the amount of pH in the urine becomes a measure for the value of plasma cleared of pH in a unit time. That is, pH cleared at low blood levels measures renal plasma flow। जो अमाउंट ऑफ pH होता है यूरिन में, इसको मीज़र करके आप जितना प्लाज्मा pH से क्लियर हो गया है, पैरा अमीनो हिप्यूरेट से क्लियर हो गया है, उसको मीज़र कर सकते हैं। जितना भी pH यूरिन में होता है उसको आप मीज़र कर लेते हैं और उससे पता करते हैं कि कितना प्लाज्मा है वो pH से क्लियर हो चुका है। दैट इज pH क्लियरेंस एट लो ब्लड लेवल्स मीजर्स रीनल प्लाज्मा फ्लो रेट। pH क्लियरेंस पैरा अमीनो हिप्यूरेट के क्लियरेंस के बाद में इसको अगर आप पता कर लेते हैं तो आप रीनल प्लाज्मा फ्लो पता कर सकते हैं कि कितना रीनल प्लाज्मा फ्लो है। और ये लो ब्लड लेवल्स पे ही देखा जाता है, जितना ज़्यादा ब्लड का लेवल कम होगा उतना ज़्यादा ही pH का रिमूवल हो जाएगा किडनीज के थ्रू। रीनल प्लाज्मा फ्लो एक अगर एवरेज वैल्यू देखें तो 574 ml पर मिनट की इसकी वैल्यू होती है रीनल प्लाज्मा फ्लो की, और सरफेस एरिया है 1.73 स्क्वायर मीटर। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए 1.73 स्क्वायर मीटर के लिए 574 ml पर मिनट की इसकी वैल्यू होती है, इसकी रीनल प्लाज्मा फ्लो की।
किडनी का रूट क्या होता है देखिएगा, अनफिल्टर्ड ब्लड इधर से एंटर करता है, आप समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आपको सर्कुलेशन दिख रहा है। अनफिल्टर्ड ब्लड किडनी के अंदर पहुँचता है और फिर ये जो किडनी के अंदर पहुँचा है ये पहुँचता है नेफ्रॉन्स में, जहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है और ट्यूब्यूल्स होती हैं, पीसीटी, डीसीटी, लूपा फेनले, उनमें इसको फिल्टर कर दिया जाता है और यूरिन बनता है जो कि यहाँ से आउट हो जाता है, और जो फिल्टर होके ब्लड क्लियर होता है वो अलग चला जाता है। जो ब्लड जाता है वो रीनल वेन के थ्रू जाता है और जो आता है अनफिल्टर्ड ब्लड वो रीनल आर्टरी के थ्रू आता है, और जो यूरिन बाहर जाता है वो यूरेटर्स के थ्रू चला जाता है। तो जो यूरिन है इसमें पैरा अमीनो हिप्यूरेट के कंसंट्रेशन को आप मेजर करके पता लगा सकते हैं कि रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना है। नेक्स्ट आते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे। द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन is the fraction of plasma passing through the kidney। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मतलब है कि जो भी प्लाज्मा किडनी के थ्रू पास हो रहा है which is filtered at the glomerulus and is obtained by dividing the inulin clearance by the PAH clearance। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, इजिली समझ में आएगा भी, कोशिश करूंगी। फिल्ट्रेशन फैक्टर, जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन होता है किसका, प्लाज्मा पासिंग थ्रू द किडनी विच इज फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस एंड इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द इन्यूलिन क्लियरेंस बाय द पीएच क्लियरेंस। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके प्लाज्मा किडनी के थ्रू पास कर रहा है, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होने के बाद में उसको डिवाइड करते हैं इन्यूलिन क्लियरेंस बाय द पीएच क्लियरेंस। तो यहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन मिल जाता है। रूट क्या होता है देखिएगा, ब्लड आता है इधर से, फिल्टर होता है और ट्यूब्यूल्स में ये सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन होता है, और बाकी जो फिल्टर हो जाता है ब्लड वो बाहर भेज दिया जाता है। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालने के लिए कंसंट्रेशन निकालते हैं, ये इन्यूलिन क्लियरेंस की, इसको डिवाइड कर देते हैं पैरा अमीनो हिप्यूरेट क्लियरेंस से। इसमें आप डायरेक्टली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और रीनल प्लाज्मा फ्लो को डिवाइड करके भी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो फार्मूले हैं, या तो इन्यूलिन क्लियरेंस डिवाइड बाय पैरा अमीनो हिप्यूरेट क्लियरेंस और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिवाइड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो, और इससे आपको आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन मिल जाएगा। If we take glomerular filtration rate is equal to 125 and renal plasma flow is equal to 594, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की स्टैंडर्ड वैल्यू और रीनल प्लाज्मा फ्लो की स्टैंडर्ड वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आता है वो आता है 0.217 या फिर 21.7%। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का अगर स्टैंडर्ड वैल्यू या नॉर्मल रेंज देखें तो वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.16 to 0.21 इन एडल्ट्स। ये नॉर्मल रेंज है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की, और नॉर्मल रेंज से ही कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी होती है, तो उनको मेजर किया जा सकता है। नॉर्मल रेंज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की 0.16 to 0.21 एंड दिस इज़ फॉर एडल्ट्स। आपको पता है कि चीज़ें एडल्ट्स में और चिल्ड्रंस में अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती चाइल्ड्स में, तो इसीलिए उनके लिए रेंज जो होती है थोड़ा सा वैरी करती है, डिफर करती है। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का। The filtration fraction tends to be normal in early essential hypertension, but as the disease progresses, the decrease in renal plasma flow is greater than the decrease in the glomerular filtration rate, and this produces an increase in filtration fraction.
अभी आप देख रहे हैं यहाँ से ब्लड इंटर कर रहा है, ब्लड इंटर कर रहा है, रीनल प्लाज्मा फ्लो ज़्यादा है और यहाँ से जो निकल रहा है ब्लड का वो प्रॉपर नहीं है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो होता क्या है, अगर कोई ऐसी कंडीशन आता है कि जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से, या कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रीनल प्लाज्मा फ्लो से कम हो जाता है, तो इससे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ जाता है। अगर बात करें कि नॉर्मली हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को देखा जाता है कि नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं कॉज करता है ये इसेंशियल हाइपरटेंशन, बट जैसे जैसे डिसीज़ का लेवल बढ़ता है ये और ज़्यादा डिफ़िकल्टी कॉज करता जाता है, और जैसे ही रीनल प्लाज्मा फ्लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से ज़्यादा होता है ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को बढ़ा देता है। इन द मैलिग्नेंट फेज ऑफ हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट फेज मतलब कि अभी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही हैं, डिसीज फैल रही है, बढ़ रही है, सो दीज चेंजेस आर मच ग्रेटर, कंसिक्वेंटली द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन राइजेस कंसिडरेबली। अगर हाइपरटेंशन की नॉर्मल स्टेज है तो आपने देखा कि थोड़ा सा इंक्रीज मिला आपको फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में क्योंकि रीनल प्लाज्मा फ्लो बढ़ गया, लेकिन अगर मैलिग्नेंट फेज आ गई हाइपरटेंशन की तो ये थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक लेवल पे पहुंच जाता है और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, कंसिक्वेंटली बढ़ता ही जाता है, जैसे जैसे मैलिग्नेंसी बढ़ती है वैसे वैसे ही फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी राइज हो जाता है। नेक्स्ट, इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिसीज में क्या होता है, द रिवर्स सिचुएशन प्रिवेल्स। आप देखिएगा आप कैसे डेटा से पता कर पाते हैं कि आपका जो डेटा आपने निकाला है वो डिसीज़ में वो कौन सी डिसीज़ कॉज कर रहा है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ा हुआ निकलता है, आपको पता चल जाता है कि ये अर्ली स्टेज है हाइपरटेंशन की। अगर बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ा हुआ है आप बोल सकते हैं कि हाइपरटेंशन की मैलिग्नेंट फेज है, लेकिन अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो इस केस में क्या होता है, सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, चीज़ें अपोजिट हो जाती है जो भी हमने पढ़ी है। इसमें क्या होता है, इन ऑल स्टेजेस ऑफ दिस डिसीज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन is characteristic because of much greater decline in the glomerular filtration rate than the renal plasma flow. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, प्रोग्रेसिव डिक्रीज मतलब अचानक से लो नहीं होता है, धीरे 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 डिक्रीज होता जाता है और फाइनली बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे रीनल प्लाज्मा फ्लो से भी ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में डिक्लाइन देखा जाता है, डिक्रीज देखा जाता है। तो ये अगर बहुत ज़्यादा अपोजिट सिनेरियो मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन है। नेक्स्ट, अ राइज इन फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड अर्ली इन कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर के केस में भी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में थोड़ा राइज देखा जाता है। तो अभी हमने रीनल प्लाज्मा फ्लो से रिलेटेड टेस्ट देखे, अब हम देखने वाले हैं टेस्ट ऑफ ट्यूबुलर फंक्शंस। ट्यूब्यूल्स कौन सी होती हैं, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि किडनी में प्रेजेंट होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्लोमेरुलर है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल है और उससे रिलेटेड ये आपको सारी ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं। जो इसके साथ में अटैच होती है वो पीसीटी है, फिर उसके बाद में डीसीटी लास्ट में होती है, बीच में लूप ऑफ हेनले होती है, फिर कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोला जाता है किडनी का। अब ये ट्यूब्यूल्स प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं या नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए कुछ ट्यूबुलर फंक्शंस के टेस्ट होते हैं जो कि पता करने में मदद करते हैं कि जो ट्यूब्यूल्स हैं, जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं या नहीं। तो
पहला क्या देखते हैं हम, पैथोफिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखते हैं। अल्टरेशंस इन रीनल ट्यूबुलर फंक्शन में बी ब्रॉट अबाउट बाय, अगर ट्यूबुलर फंक्शन में कोई अल्टरेशन है तो उनको पता करने के लिए कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि इस्चीमिया। इस्चीमिया एक ऐसी कंडीशन है विद रिडक्शन इन ब्लड फ्लो थ्रू दी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं उनमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, ब्लड का फ्लो बहुत स्लो होने लगता है, तो आपको पता चलता है कि ये इस्चीमिया की कंडीशन है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑन दी रीनल ट्यूबुलर सेल्स। अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस पहुंच गए हैं किडनी के अंदर और फिर वो ट्यूब्यूल्स पे डायरेक्ट अपना एक्शन दिखा रहे हैं, जिसके थ्रू ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो रहा है या ट्यूबुलर फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सिक्रीशन रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस का डायरेक्ट एक्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ बायोकेमिकल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बायोकेमिकल डिफेक्ट्स इम्पेयरिंग ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द ट्यूबुलर सेल्स। ये बायोकेमिकल डिफेक्ट्स जो भी ट्यूब्यूल्स हैं उनके फंक्शंस को इस तरीके से अल्टर कर देती हैं कि वो सब्सटेंसेस का ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाते हैं, जो आयंस हो या वाटर हो या जो भी चीज़ें सिक्रीट हो रही हैं या रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, तो उनके ट्रांसफ़र में ही प्रॉब्लम कर देता है, उसी फंक्शन को इम्पेयर कर देता है कि प्रॉपर ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाता सब्सटेंसेस का। तो ये कुछ डिफेक्ट्स के टाइप होते हैं जो कि हो सकते हैं, जो कि पैथोफिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं ट्यूबुलर फंक्शंस के। एडिक्वेट रीनल ट्यूबुलर फंक्शन रिक्वायर्स एडिक्वेट रीनल ब्लड फ्लो। अगर रीनल ट्यूबुलर फंक्शंस को एडिक्वेट रखना है, प्रॉपर रखना है, तो रीनल ब्लड फ्लो को भी एडिक्वेट रखना ही होगा, क्योंकि अगर रीनल ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आती है तो ट्यूबुलर फंक्शंस इम्पेयर हो सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। A significant reduction in the latter is reflected in impaired tubular function. रीनल ब्लड फ्लो में अगर कोई भी ट्यूबुलर फंक्शंस में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है, तो रीनल ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, इसके ट्रांसफ़र में या फ्लो में इम्पेयरमेंट देखा जाता है। Hence, arteriolar nephroesclerosis and other diseases diminishing blood flow cause inability to concentrate or dilute the urine with resulting isosthenuria. आइसोस्थेन्यूरिया एक ऐसी डिसीज है, इसमें क्या देखा जाता है, आर्टीरियोलर नेफ्रोस्क्लेरोसिस और कुछ अदर डिसीजेस होती हैं जो कि ब्लड फ्लो को कम कर देती हैं, जिससे कि यूरिन या तो कंसंट्रेशन उसमें प्रॉपर नहीं हो पाता है या फिर प्रॉपर डाइल्यूशन नहीं हो पाता है। दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, यूरिन का कंसंट्रेशन होना और डाइल्यूशन होना। अगर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कुछ, इसमें ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती है कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन की, तो आइसोथेन्यूरिया देखा जाता है। ये एक डिसीज़ कंडीशन है जो कि रिलेटेड है कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन से यूरिन के। अब देखते हैं कंसंट्रेशन टेस्ट। ये कंसंट्रेशन टेस्ट किसके अंदर आ रहा है, ट्यूबुलर टेस्ट के अंदर आ रहा है। अभी हम ट्यूबुलर फंक्शंस के टेस्ट देख रहे हैं, उसी में पहला टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टेस्ट। आपको पता है कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन की प्रोसेस ट्यूब्यूल्स में होती है। ट्यूब्यूल्स में किस तरीके से देखेगा, यहाँ पे दिखाया गया है, कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ चीज़ों को बाहर सिक्रीट कर दिया जा रहा है। यहाँ पे ट्यूब्यूल को लार्ज करके दिखाया जा रहा है कि कैसे चीज़ें आ रही हैं और कुछ बाहर चली जा रही हैं, कुछ अंदर ही चली जा रही हैं, जिनको कि स्टोर होना है, कुछ को सिक्रीट होना है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्लो होता है। तो कंसंट्रेशन टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द किडनीज टू कंसंट्रेट यूरिन, यूरिन को कंसंट्रेट करने की एबिलिटी पे बेस्ड होते हैं, एंड बेस्ड ऑन मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करने पे बेस्ड होते हैं। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, किडनी की एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड एबिलिटी टू मेज़र स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। They are simple bedside procedures, easy to carry out and extremely important। बहुत easy से procedures हैं, इनको टेस्ट प्रोसीजर भी कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है जिसमें कोई बहुत सारा कोई प्रॉब्लम हो। तो टेस्ट आर कंडक्टेड आइदर अंडर कंडीशंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड फ्लूइड इनटेक और बाय इनहिबिटिंग डाययूरेसिस बाय इंजेक्शन ऑफ एडीएच। तो टेस्ट के लिए या तो रेस्ट्रिक्टेड फ्लूइड इनटेक कर देते हैं कि बहुत कम से कम फ्लूइड डाइट ली जा रही है, या फिर डाययूरेसिस मतलब यूरिन अगर बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो उसको इनहिबिट कर देते हैं एडीएच के द्वारा। एडीएच हार्मोन क्या करता है, यूरिन के बहुत ज़्यादा जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसको रोक देता है, तो डाययूरेसिस को रोक दिया जाता है। पहला टेस्ट है फिशबर्ग कंसंट्रेशन टेस्ट। दिस टेस्ट imposes less strenuous curtailment of fluid intake and may be completed in a shorter period of time। ये टेस्ट जो है इसमें बहुत कम फ्लूइड इनटेक होता है और बहुत छोटे समय में इसको कंप्लीट किया जा सकता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंपल बेडसाइड कंसंट्रेशन टेस्ट। ये जो फिशबर्ग कंसंट्रेशन टेस्ट है सबसे ज़्यादा सिंपल है और सबसे ज़्यादा कॉमनली इसको यूज भी किया जाता है। प्रोसीजर की बात करते हैं। पेशेंट इज अलाउड नो फ्लूइड्स फ्रॉम 8 PM until 10 AM। एक टाइम एस्टिमेट ले लेते हैं, इसमें फ्लूइड का इंटेक सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। 8 PM से 10 PM तक कोई फ्लूइड नहीं दिया, नेक्स्ट मॉर्निंग तक। एंड द इवनिंग मील इज गिवन एट 7 PM। 7 PM पे आपको मील दे देना है, पेशेंट को भोजन दे देना है, और उसके बाद में 8 PM से लेके 10 AM तक कोई भी फ्लूइड का इंटेक नहीं होगा। जो भी मील दिया जाता है इट शुड बी हाई प्रोटीन एंड मस्ट हैव अ फ्लूइड कंटेंट ऑफ लेस देन 200 ml। जो आप पहले उसको मील दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, वो भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें मिनिमम फ्लूइड कंटेंट हो, 200 ml से कम फ्लूइड कंटेंट हो और हाई प्रोटीन डाइट हो। हाई प्रोटीनेशियस मील दिया जाता है यहाँ पे। अब क्या होता है, इवनिंग में मील हो गया है, उसके बाद में जो यूरिन पास होती है इन द नाइट इज डिस्कार्डेड। नाइट में पास की हुई यूरिन को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। नथिंग बाय माउथ नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी आपने जो टाइम लिया है बाय माउथ, इसमें कुछ भी नहीं लिया जाता है। फर्दर कलेक्ट यूरिन स्पेसिमेंस नेक्स्ट मॉर्निंग एट 8 AM, 9 AM एंड 10 AM। यहाँ पे 3 टाइम्स मॉर्निंग में सैंपल कलेक्ट किया जाता है यूरिन का। जस्ट आफ्टर मील जो नाइट में यूरिन होता है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और मॉर्निंग के यूरिन को कलेक्ट किया जाता है। एंड डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ईच। और फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करते हैं। 8 AM, 9 AM और 10 AM तीनों ही जो सैंपल कलेक्ट किए गए यूरिन के, तीनों की ही स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन कर लिया जाता है। अब रिजल्ट्स कैसे निकालेंगे, आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी को तो डिटरमाइन कर लिया है। इफ ट्यूबुलर फंक्शन इज नॉर्मल, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द स्पेसिमेन शुड बी ग्रेटर देन 1.025 आफ्टर अप्रोप्रिएट करेक्शंस मेड फॉर टेम्परेचर, एल्ब्यूमिन एंड ग्लूकोज। अगर आपको 3 सैंपल आपने कलेक्ट किए, तीनों में किसी की भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.025 से ज़्यादा मिल जाती है, तो आप पता कर पाते हैं, आप ये इंटरप्रेट कर पाते हैं कि जो ट्यूबुलर फंक्शंस हैं वो नॉर्मल हैं। किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं वो नॉर्मल फंक्शन कर रही हैं। यहाँ पे देखिएगा ट्यूब्यूल्स दिखाई गई हैं, ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, फिर आपका जो भी फिल्ट्रेट है वो ट्यूब्यूल्स में जाता है। जो एरोज हैं ये आपको बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन, यहाँ पे देखिएगा ये DCT है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, PCT, DCT और लूप ऑफ हेनले से होते हुए
इधर ये लूप ऑफ हेनले है और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है जो भी फिल्ट्रेट होता है। तो अगर ट्यूबुलर फंक्शन नॉर्मल है, ये सारी जो ट्यूब्यूल्स हैं ये नॉर्मल फंक्शन कर रही हैं, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले अलॉन्ग विद कलेक्टिंग डक्ट, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 1.025 से ग्रेटर मिल जाएगी, जिसमें कि टेम्परेचर, एल्ब्यूमिन और ग्लूकोज को ऑलरेडी करेक्ट कर चुके होंगे, उसके बाद में कैलकुलेट करेंगे। Impaired tubular function is shown by a specific gravity of 1.020 or less and may be fixed at 1.010 in case of severe renal damage। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज कुछ इनमें से आती है 1.020 या फिर इससे कम, तो ये ट्यूबुलर फंक्शन में प्रॉब्लम है, ट्यूब्यूल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही हैं। और अगर ये फिक्स आ रही है 1.010 तो